Hi friends, welcome back you all on my YouTube channel मिशन यूपीएससी जीएस क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना पॉलिटी में कवर किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो फीचर्स हैं उसके बारे में देखा था। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल से, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा आप देखते हैं बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन प्रियम्बल से लिए जाते हैं और वो क्वेश्चन बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो हम आज देखेंगे, उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ में आप लोग पॉइंट फॉर्म में नोट डाउन करते जाइए ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरत जहाँ पे पड़े आप उसका यूज कर सकें। हम लोग आपके सामने ये लिखा हुआ है जो प्रस्तावना हमारे संविधान की दी गई है। आप इसको देखा होगा आपने, बहुत बार रीड भी किया होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इतना बार रीड करने के बाद भी हम लोगों के दिमाग में नहीं रह जाती। तो वो चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे कि सिंपलीफाई वे में उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसे और आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा प्रस्तावना है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शो करता है क्या? ये सोर्स शो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तो सोर्स, इसको सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जो हमारे संविधान के पास पावर है वो कहाँ से आती है? तो ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, जैसा आप हिंदी में पढ़ते हो, हम भारत के लोग जो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को पावर भारत के लोगों से मिलती है। भारत की जनता इसमें इसका पावर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन का। साथ में अब आप देखेंगे आगे, हैविंग फॉर्मली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये क्या है? ये शो करता है हमारे भारत का जो राज्य का नेचर क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को शो करता है कि भारतीय संविधान का नेचर कैसा है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ये शो करता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। भारत सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक कंट्री है। तो इसका भी हम लोग मीनिंग डिस्कस करेंगे कि सोवरेन होने का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट होने का क्या मतलब है, क्या डेमोक्रेटिक होने का मतलब है। तो ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या होता है। फिर बोलता है ये क्या, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स, इस जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया के उनके लिए क्या, जस्टिस। जस्टिस कितने टाइप का जस्टिस दिया गया है? तो 3 टाइप का जस्टिस दिया गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब होता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस का, कहाँ पे ये प्रोविजंस हमारे संविधान में दिए गए हैं जो कि संविधान के प्रस्तावना में मेंशन किया गया है। आगे क्या बोलता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, 5 तरह के जो स्वतंत्रता दी गई है। तो थॉट, विचार की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ, विचार की विश्वास की स्वतंत्रता, फेथ एंड वर्शिप। तो ये 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 तरह की स्वतंत्रता। उसके बाद में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी 2 तरह की, स्टेटस में इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट एमंग द मास। स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी, जो भी हमारे संविधान के सम्मुख सभी नागरिक बराबर हैं, तो हम सभी के लिए सिक्योर करेंगे कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, स्टेटस का, साथ में अपॉर्चुनिटी मिले। जो भी है हमारे संविधान में से जो भी कुछ राइट्स मिलते हैं लोगों को बराबर मिले। तो ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया है। ये एक तरह से हमारे संविधान का, इसको आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है कि ये शो करता है, बताता है कि हमारे संविधान का नेचर कैसा है। हमारा भारत देश का जो है संविधान की एक तरह से शो करता है कि संविधान हमारा किन चीज़ों को प्रमोट करता है, किन वैल्यूज को, जो संविधान सभा के मेकर्स थे जिन्होंने संविधान बनाया, जो संविधान सभा के लोग थे, उन्होंने इस चीज़ को एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड बोला है कि ये भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। तो ये सिनॉप्सिस है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का कि क्या प्रमोट करना चाह रहा है, आखिर संविधान चाहता क्या है। हमारे संविधान, भारत का संविधान क्या लोगों को मतलब वो करना चाहता है कि हमारा संविधान में कौन कौन से राइट्स किसको मिलने चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का माइंड को शो करता है, उनके विचारों को कि क्या वो क्या चाहते थे। साथ में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी,
to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. So इसमें दो चीजें आप ध्यान देंगे, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता और लोगों का जो है सम्मान सहित जीवन इंडिविजुअल्स के। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। तो ये क्या शो कर रहा है 26 डे, ये डे ऑफ एडॉप्टेशन, कब एडॉप्ट किया गया था, तो डे ऑफ एडॉप्टेशन, कब हमारे संविधान में ये चीज़ें अडॉप्ट की गई थी। तो इसमें लिखा है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। सो 26 जो नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस मनाते हैं, वो उसी दिन हमारा संविधान जो है वो अडॉप्ट किया गया था, लागू किया गया था। तो ये किस चीज़ से है, इसका जो बैकग्राउंड है वो जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन नेहरू जी ने पास किया था, उद्देश्य प्रस्तावना, उसी से लिया गया है। तो ये डायरेक्टली वहीं से लिया जाता है। एंड गिव टू आवरसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इसमें बहुत सारे टर्म हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो सोर्स है जहाँ से हमारा संविधान पावर अडॉप्ट करता है, जहाँ से अथॉरिटी मिलती है उसको लोगों के ऊपर शासन करने का। जैसे आप जानते हैं कि हमारा संविधान जो है वो सुप्रीम है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। हमारे संविधान के जितने भी अंग हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे जुडिशरी हो, सारे संविधान के से ही पावर को गेन करते हैं। तो ये संविधान सभा का पावर हम लोग हैं, इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग जो हैं, संविधान का सोर्स क्या है, अथॉरिटी कहाँ से है, ये सारा चीज़ें, नेचर कैसा है, सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, इसका मतलब क्या है, तो हम लोग आगे ये भी देखने वाले हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे द वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। साथ में डे ऑफ एडॉप्टेशन है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। और सारा जो जस्टिस, 3 टाइप की जस्टिस हैं, 5 टाइप की स्वतंत्रता जो है, लिबर्टी है, साथ में इक्वालिटी स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की जो है इक्वालिटी दोनों में मिलेगी। तो ये चीज़ें डायरेक्टली आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे मैं आपको एक एक टर्म का मतलब समझाऊंगा कि सोवरिन का मतलब क्या होता है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डे ऑफ एडॉप्टेशन, ये सारा चीज़ें आगे हम लोग एक एक टर्म डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें फैक्ट्स भी जानेंगे कि संविधान जो हमारे प्रेम्बल के बारे में है कि क्या है। सो हम लोग पहला टर्म करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे हमने देखा था। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में कुछ टर्म दिए गए हैं, कौन से हैं, पहला सोवरिन है। सोवरिन का मतलब हिंदी में क्या होता है, संप्रभु, संप्रभु। इसका मतलब क्या होता है, किसको बोलेंगे सोवरिन। सो पहली बात तो सोवरिन बोलेंगे अगर आपका कंट्री इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट किसमें, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स, कि आप अपने देश के लिए कुछ भी लॉ, आंतरिक का अपना और फॉरेन जो हमारा रिलेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको किसी और के बस में नहीं है, उसमें आप जो भी डिसीजन लेना चाहें वो आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट स्टेट, फ्री इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। साथ में नो डोमिनियन ऑफ अदर्स, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे स्टेट जो हैं, जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, नो डोमिनियन ऑफ अदर कंट्री। अब आप पूछेंगे ये क्या, डोमिनियन का मतलब क्या होता है। डोमिनियन जैसे आज के टाइम में जो कंट्री हैं, लाइक कनाडा,
लाइक ऑस्ट्रेलिया, तो इनका जो राज्य का प्रमुख होगा वो ब्रिटिश का जो क्राउन होगा, जो ब्रिटिश का शासक होगा वही इनका राज्य का प्रमुख होता है। तो डोमिनियन का मतलब होता है कि आप राज्य का जो भी प्रमुख होगा वो ब्रिटिश का, जैसे ब्रिटिश सरकार के डोमिनियन जो थे उन वो ब्रिटिश सरकार के डोमिनियन जो ब्रिटिश सरकार के डोमिनियन कंट्रीज हैं, जैसे आप शुरू में जब आप देखते हैं कि भारत के लिए भी डोमिनियन और पाकिस्तान के लिए भी डोमिनियन की बात की गई थी, तो डोमिनियन का मतलब होता है कि आपका जो हेड ऑफ स्टेट है वो दूसरे कंट्री का होगा, अदर कंट्री का होगा जिसके आप डोमिनियन हो, अदर कंट्री का या जिसके भी आप डोमिनियन हो, जिस भी स्टेट के, वो आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा। साथ में जब भारत को के लिए भी ये बात की गई थी तो यहाँ पे लोगों ने सीधा मना कर दिया था, जो हमारे नेता लोग थे उन्होंने सीधा मना कर दिया था कि नहीं, हम डोमिनियन स्टेटस को स्वीकार नहीं करेंगे, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में। साथ में और क्या होना चाहिए, डोमिनियन का मतलब होता है, जैसे आज के टाइम पे कुछ लोग बोलते हैं कि जो भारत है कॉमनवेल्थ का मेंबर है, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप, कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप है, ये हमारे ओन बिल पे है, जब भी चाहें हम इसे छोड़ सकते हैं, हैज ओन बिल, इट हैज नो इफेक्ट ऑन सोवरेनिटी, इट हैज नो इफेक्ट ऑन आवर सोवरेनिटी। हम किसी भी मैटर्स पे कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप हमको इफेक्ट नहीं करेगा, हम चाहे अपने जो भी मैटर्स में लॉ बनाएंगे। इसके लिए ये सोवरेन का मतलब यही होता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए स्टेट, फ्री इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर, आंतरिक और बाह्य दोनों विषयों से हम स्वतंत्र होना चाहिए, किसी और का दबाव में हमें नहीं होना चाहिए। जैसे आज के टाइम पे हम बहुत सारे कंट्रीज के का वो देखते हैं कि जो डायरेक्टली जब कोई भी कंट्री हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, चाहे वो कश्मीर मैटर्स पे हो चाहे जिस मैटर पे, तो हम बोलते हैं कि जो हम हैं स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम अपने मैटर्स में किसी और का इंटरफेयर नहीं चाहते, साथ में हम अपने मैटर्स में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। जब भारत के विषय में कोई भी बात यूएन में उठती है तो ये चीज़ बोलती है भारत सरकार कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स के लिए जो हैं वो स्वतंत्र हैं, हमको किसी का और का दबाव हमारे इंटरनल मैटर्स में नहीं चाहिए। साथ में ये आप इस सोवरेन का मतलब ये होगा। दूसरा टर्म जो हमारे संविधान में मेंशन है, जो हमारे प्रेम्बल में मेंशन है, वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि द रूल ऑफ पीपल, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल्स। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल्स। हमारे देश में किस तरह का रूल है, किस तरह की डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में, ना कि डायरेक्टली हम उस पर कोई भी चीज़ें वो करते हैं। हम डायरेक्ट लॉ नहीं बना सकते, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो संसद में बैठते हैं, वही हमारे लिए लॉ बनाते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सो रूल ऑफ पीपल और पीरियोडिक इलेक्शन होगा। साथ में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी,
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है कि सार्वभौमिक मताधिकार, जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं उनको अधिकार है वोट देने का। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 326 में जो होता है वो मेंशन करता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार जो है 18 साल से प्लस जो भी हैं उनको है। पॉलिटिकल प्लस सोशल प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। लोग स्वतंत्र होंगे अपने मैटर्स में डिसीजन लेने के लिए, चाहे पॉलिटिकल मैटर्स हो, जैसे आपको वोट देने का अधिकार है, आपको किसी भी इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, साथ में आप किसी भी पद के लिए आपको मना नहीं किया जा सकता, आपके पास राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स। सोशल राइट्स, आपके पास राइट्स होती है, राइट टू गेट जस्टिस, या फिर इकोनॉमिक में आपके पास राइट होता है, राइट टू गेट इन डिग्निटी फुल लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हम आपके राइट्स होते हैं डेमोक्रेटिक नेशन में। साथ में जो दूसरा टर्म है रिपब्लिक, तो उसको भी हम लोग ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, रूल ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक नेशन। साथ में रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो कंट्रीज होंगी या तो वो मोनार्की होंगी या तो रिपब्लिक होंगी। तो मोनार्की का मतलब क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो क्वीन होगी। जैसे आप ब्रिटेन में देखते हो तो ब्रिटेन में जो है मोनार्की है। मोनार्की का मतलब है कि ब्रिटेन की जो सरकार का हेड है, यानी जो राज्य का हेड है वो क्राउन होगा, जो ब्रिटेन का शासक होगा या शासिका होगी वो ब्रिटेन की जो होगी प्रमुख होगी। तो ये चीज़ें आप वहाँ से लेकिन रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा। जो हेड ऑफ द स्टेट आपके भारत का जो प्रमुख होगा वो आप जैसे आप देखते हैं राष्ट्रपति जो होता है वो इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है। तो ये हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इलेक्टेड होगा, साथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। साथ में किसी को कोई प्रिविलेज नहीं रहेगा, ये कानून के समक्ष सबको समानता का अधिकार मिलेगा। साथ में पॉलिटिकल सोवर्निटी होगी कंट्री के पास अपने किसी भी मैटर पे लॉ बनाने की, कुछ भी। साथ में 3 तरह के जस्टिस हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो सोशल, इकोनॉमिक, साथ में पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट सोशल डिस्टिंक्शन लाइक कास्ट, रिलीजन, इस सब के बेस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो जब हम देखेंगे आगे जब बहुत सारे आर्टिकल पढ़ेंगे तो हमारे जैसे संविधान में आर्टिकल 14 सीधा बोलता है कि आप कानून के समक्ष सबको समता का अधिकार है, तो किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। साथ में आर्टिकल 15 बोलता है, 15 में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आपको किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा आपके साथ। आर्टिकल 16 में भी ऐसे आप किसी भी जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वो आपके लिए आप कास्ट या रिलीजन या रेस या आपके प्लेस ऑफ बर्थ इसके बेस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जस्टिस हैं। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कानून के समक्ष हर कोई बराबर है, चाहे वो कास्ट या किसी अदर बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक का मतलब क्या है, क्या इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है कि इनइक्वालिटी एलिमिनेट करना, लोगों के समक्ष एक तरह से समानता लाना कि उनके पास इनकम की इनइक्वालिटी बहुत कम हो, इनकम में, प्रॉपर्टी में, लोगों के पास अपने ज़रूरत का हर चीज़ उपयोग ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास ही वेल्थ का कंसंट्रेशन हो, कुछ लोगों के पास कुछ भी ना हो, खाने के लिए भी ना हो, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा हो। तो राज्य कोशिश करता है कि जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो कम की जाए। तो ये भी हमारे संविधान के में मेंशन किया गया है। बहुत सारे आर्टिकल्स जब हम पढ़ेंगे डीपीएसपी में डायरेक्टली बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं जिनसे इनइक्वालिटी को कम करने की बात की जाती है। लाइक आर्टिकल 38 में ही बोला गया है या 39 में भी बोला गया है। तो ये सोशल जस्टिस का मतलब हो गया। साथ में पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब है, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि आप किसी भी स्टेट में हो, कहीं भी हो, आपको वोट देने का अधिकार है। अगर आप 18 साल कंप्लीट कर लेते हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता वोट देने से। साथ में आपको इलेक्शन में भी स्टैंडिंग होने का पूरा अधिकार है। आप किसी भी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए भी अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप उसके लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पॉलिटिकल जस्टिस इसी बेस पे मिलता है। तो ये चीज़ें हमारे संविधान में 3 तरह की जस्टिस, जो प्रियम्बल है उसमें 3 तरह की जस्टिस दी गई हैं। उनके बाद में आप देखते हैं तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की जाती है। तो लिबर्टी, इक्वालिटी का मतलब होता है
ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। जो लिबर्टी की बात है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली गई है। तो लिबर्टी हमारी कहाँ से आती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। इसका सोर्स जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो लिबर्टी या फिर इक्वालिटी, ये सारे जो हमारे संविधान में वैल्यूज हैं वो लिए गए हैं डायरेक्टली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे वैल्यूज जो हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिए गए हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमारे संविधान में ये सारे वैल्यूज आते हैं। ये भी हमारे संविधान में डायरेक्टली मेंशन किया है कि आपको स्वतंत्रता है किस चीज़ की, आप लिबर्टी है आपको थॉट्स की, आप कुछ भी अपना विचार रख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो हमारे संविधान में बहुत जगह पे, जैसे आर्टिकल 19(1)(a) है तो वो सीधा बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यही सब चीज़ें प्रमोट करती हैं। तो ये संविधान यही उसी सब चीज़ों को एक तरह से एक सिनॉप्सिस की तरह जो हमारे संविधान का प्रियम्बल है उसमें पुट कर दिया गया। तो ये सारे चीज़ें प्रमोट करती हैं। साथ में इक्वालिटी की बात होती है। इक्वालिटी का मतलब तो होता है कि सबको, ऑप्शंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, किसी को के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। साथ में 3 तरह के जो आपके पास इक्वालिटी का पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, तो वो चीज़ें जैसे आप देखते हैं 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो सिविक आपके सोशल जो है जस्टिस को प्रमोट करते हैं एक तरह से कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस जब आप देखते हो तो आर्टिकल 325, आर्टिकल 326 जो है वो वोटिंग का अधिकार देता है, आपको इलेक्शन लड़ने का अधिकार देता है। तो ये सब चीज़ें आपको पॉलिटिकल जस्टिस दिलाती है। इकोनॉमिक जस्टिस आर्टिकल 39 में, और भी जो नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स के थ्रू जो आपके इकोनॉमिक जस्टिस है उसको प्रमोट किया जाता है। सो आर्टिकल 325, 326 ये आपको वोटिंग का अधिकार देते हैं, लोकसभा इलेक्शन में आप लड़ सकते हैं या फिर आप किसी भी पंचायत इलेक्शन में भी लड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको, लेकिन ये इससे आप ये चीज़ें प्रियम्बल के बारे में कंप्लीट हुई कि तो आपको ये जो टर्म्स थे इनके बारे में पता चलता है। आगे आप देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें संविधान जो इसके बारे में प्रियम्बल के बारे में बोली जाती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, हमारे संविधान का पार्ट है कि नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि संविधान का पार्ट है। क्योंकि बहुत सारे केसेज में शुरू में जब आप देखते हैं बेरूबाड़ी यूनियन का केस होता है 1960 में, तब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरप्रिटेशन के टाइम पे बोलता है कि नहीं, संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन गोलकनाथ केस में भी ऐसा बोला जाता है कि संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन जो केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ उसमें वो संविधान सीधा बोला गया, और मिनर्वा मिल्स केस में भी बाद में बोला गया कि हाँ, संविधान का जो प्रियम्बल है वो पार्ट है। साथ में जो आप देखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या संविधान जो प्रियम्बल है उसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है, तो केशवानंद भारती केस जब आप देखते हैं तो उसमें बोला जाता है कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शुड वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। सो केशवानंद भारती में बोला हाँ, प्रियम्बल को कर सकते हैं संशोधन, लेकिन संशोधन करने का एक आपके ऊपर बाउंडेशन है कि आप बेसिक जो स्ट्रक्चर है संविधान का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप वायलेट नहीं करेंगे, उसके अंडर में रह के आप 368 के थ्रू कर सकते हैं संशोधन। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या प्रियम्बल जो है वो अमेंडेबल है, तो हाँ है। कैसे? केशवानंद भारती केस में भी बोला गया। तो अगर क्या कभी ऐसा हुआ है तो हाँ, एक बार 42nd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट था इंदिरा गांधी जी के तो समय में 1976 में, उसमें बस जो आपकी प्रियम्बल है इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो क्या चीज़ें ऐड की गई हैं? डेमोक्रेटिक जो चीज़ें 3 चीज़ें इसमें ऐड की गई थी। क्या क्या ऐड की गई थी? तो फर्स्ट ऐड किया गया था कि सोशलिस्ट, फिर आपको सेकुलर, और जो
इंटीग्रिटी एंड यूनिटी, जो 3 टर्म थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, तो ये चीज़ें ऐड की गई थी उससे। साथ में जब आप देखेंगे तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है प्रियम्बल का, तो प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है, ये सोल है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल इसको बोला जाता है, तो दिस इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में फिलॉसफी का जो हमारे संविधान मेकर्स की फिलॉसफी थी उन्होंने, उनका क्या विचार था, वो चीज़ें दर्शाती है। इसका बैकग्राउंड क्या है, तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जो था नेहरू जी ने लाया था, कब लाया था, जो 22 जनवरी 1949 को, उसके बेस पे ही ये चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं। साथ में जो ये कहाँ से ली गई है, तो डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, जो अमेरिकन संविधान है उससे जो लिए गई है, जो वहाँ पे प्रस्तावना है वो अमेरिकन संविधान में भी प्रस्तावना दी गई, वहीं से कहीं ना कहीं सोर्स हमारे संविधान सभा में ये भी ड्रॉ करने का लिया गया। साथ में कुछ और भी फैक्ट्स इसके बारे में आप नोट डाउन कर सकते हैं, या जो भी है आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी है, तो ये सिनॉप्सिस है कॉन्स्टिट्यूशन का। साथ में आप इसको ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन के बेस पे इसको लिया गया था, जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन लाया था, उसी को बाद में हमारे संविधान में एक तरह से लिया गया है प्रस्तावना के रूप में। पालकी वाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। साथ में ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पार्ट है। केशवानंद भारती केस में ऐसा बोला गया है। ये संविधान जो मेकर्स हैं उनका एक तरह से माइंड को शो करता है कि वो क्या चाहते थे, भारत को किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहते थे, तो वो इसमें मेंशन किया गया है। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो दिमाग है, जो उनकी सोच है, उसको प्रदर्शित करता है। तो ये बेसिक चीज़ें हमारे इसके बारे प्रियम्बल के बारे में थी, आपको जो याद रखना चाहिए। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप इसको बता सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि जो हमारा प्रियम्बल में बहुत सारे टर्म्स हैं उनका मतलब क्या है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इजीली। और आप कभी भी इसको रिवीजन कोई भी एग्ज़ाम दे तो 1-2 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल ही जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होती है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स से, या फिर जो यूनियन है फर्स्ट आर्टिकल फर्स्ट से स्टार्ट करके हम लोग आगे का पार्ट भी डिस्कस करेंगे आगे के आर्टिकल में। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों साथ देने के लिए। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और हेल्दी रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।